साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि कल आप लोगों ने सबने वीडियो को अच्छी तरह देखा, काफी व्यूज आए, काफी अच्छे कमेंट्स भी दिए आप में से कुछ साथियों ने। एक दो क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आया करेंगे पिछले चैप्टर पे, वो नेक्स्ट सेशन शुरू होने से पहले आंसर देंगे। कल एक दो साथियों ने कुछ क्वेश्चन पूछे। एक साथी ने पूछा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स में ज्यादा अकाउंट एनपी हो जाए तो हमारे बैंक की बुक्स में क्या इफेक्ट होगा। डियर, हमारे बुक्स की बैंक की बुक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट लिया है, एनपी उसका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ही लेते हैं नॉर्मली ये। वैसे भी अदरवाइज हमने लोन नहीं खरीदा, लोन की लायबिलिटी उसी की रहेगी, हमारी कोई लोन की लायबिलिटी इसमें नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन डीआरआई स्कीम के बारे में पूछा था कि व्हाट इज डीआरआई स्कीम। डीआरआई स्कीम हम कवर करेंगे, इसलिए इसको होल्ड ऑन रखो क्वेश्चन को, जब हम अपना करेंगे कवर। डीआरआई हमारे इस कोर्स का पार्ट है, मेरे सिलेबस का, जो मैं करवाऊंगा किसी न किसी स्टेज पे जाके। कुछ एक दो साथियों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे। एक साथी ने पूछा कि 300% उसकी जो करेंसी चेस्ट की लिमिट है, कैश की कैपेसिटी है, उससे 300% हुआ पड़ा है, कैश की काउंटिंग नहीं हो पा रही, कौन इसका जिम्मेवार है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर शायद मैं इस फोरम पे नहीं दे पाऊंगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, इस समय मैं बैंक का जनरल मैनेजर नहीं हूँ। इस समय एक आपका साथी, एक फैकल्टी के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। तो ये एक प्रैक्टिकल इशू है। वैसे इस तरह की सिचुएशन का टैक्टफुली हैंड हाल निकाला जाता है, प्यार से आरबीआई वालों के साथ डाइवर्शन करवाइए, दूसरी चेस्ट में कैश भेजिए, रिजर्व बैंक जो अनइशुएबल नोट की सॉर्टिंग वगैरह करवा के आप रिमिट करिए, प्यार से बात करके अपने नोडल ऑफिसर से, रिजर्व बैंक के कंसर्न ऑफिशियल से बात करके इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर में सबसे पहले माइनर की चर्चा करेंगे। माइनर माइनर क्या होता है? एज पर सेक्शन 3 ऑफ माइनॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ए पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड माइनर। ही अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 18। साथियों, 18 साल तक आदमी माइनर होता है, 18 साल के बाद मेजर हो जाता है। गार्डियन कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया हो तो कितना होती है? तो मेजर कितने साल के बाद होता है? तो भी 18 साल के बाद ही होता है। कई साथी शायद 21 साल सोचेंगे, 21 साल नहीं होता, क्योंकि पहले 21 ईयर जो होता था किसी समय। अब माइनर 18 ईयर के बाद, चाहे कोर्ट में ने अपॉइंट किया हुआ हो उसका गार्डियन, चाहे वो नेचुरल गार्डियन हो, 18 ईयर के बाद ही वो आदमी मेजर हो जाता है, दोनों सिचुएशन में। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर है जो, he is not capable of entering into valid contract and contract is void ab initio। void ab initio टर्म का मतलब होता है शुरुआत से, ab initio। void void मीन void होता है, ab initio वेरी बिगनिंग, ab initio मीन वेरी बिगनिंग, वेरी बिगनिंग से ही वो void होता है। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी। जब भी माइनर मेजर हो जाएगा वो भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ एंटर किया है वो void ab initio होता है। अगर माइनर कोई लोन लेता है, हम अपने आप को क्लेम करके कि मैं तो मेजर हूँ, लेकिन वो निकल आता है माइनर, तो भी हम उसको लोन नहीं ले सकते, उसकी लोन की रिकवरी नहीं कर सकते, इवन उसके मेजर होने के बाद भी। लायबिलिटी ऑफ गारंटी है, गारंटर है जो, दैट इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल। ये जनरल प्रिंसिपल है, जनरल रूल है। लायबिलिटी ऑफ गारंटर इज ऑलवेज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल। देयरफॉर गारंटर ऑफ लोन गिवन टू माइनर कैन नॉट बी सूड फॉर पेमेंट रीपेमेंट। देखिए, ग्रंटर है जो माइनर के लोन का, उसको स्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए माइनर ही नहीं जिम्मेवार, माइनर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
तो लायबिलिटी कोएक्सटेंसिबल प्रिंसिपल होती है, जब प्रिंसिपल ही लायबल नहीं है तो ग्रांटर भी लायबल नहीं होगा। माइनर के केस में माइनर को अगर लोन दे दिया तो लायबल उसका ग्रांटर भी नहीं होगा, अगर उसने ग्रांटर ने कोई बैंक ने गारंटी ले ली ये सोच के कि माइनर से नहीं, चलो ग्रांटर से रिकवर कर लेंगे। माइनर जो 10 साल से ऊपर का होता है उसको अपना अकाउंट खोलने की परमिशन है, ओपन एंड ऑपरेट सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एज। अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एज वो दे देता है तो 10 साल से ऊपर का माइनर बैंक अकाउंट खोल सकता है। ऐसे केस में उसको चेकबुक भी इशू की जा सकती है। ये गाइडलाइन बैंकिंग सिस्टम की है। माइनर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर को 18 साल तक ही रहेगा, लेकिन माइनर भी 10 साल से ऊपर का अपना खाता खोल सकता है, ये गाइडलाइन में प्रोवाइडेड है। As per Section 26 of an Act, a minor can draw, endorse, or negotiate a check of bill or bill, and can bind all others except himself. देखिए माइनर है जो he can draw, endorse, negotiate, write a check or bill. He can bind all others except himself. उसकी खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, जो दूसरी पार्टी जिसके अंदर बीच में से निकलेंगी उनको वो बाइंड कर देता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रा भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है। उससे उस इंस्ट्रूमेंट की जो दूसरी पार्टी है उनके ऊपर ये बाइंडिंग होता है, लेकिन खुद के ऊपर लागू का कोई लायबिलिटी उसकी नहीं होती। माइनर कैन नॉट अपॉइंट एजेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो एजेंट भी अपॉइंट नहीं कर सकता। सो माइनर किसी दूसरे आदमी को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, बट ही कैन बी अपॉइंटेड एजेंट। उसको खुद को एजेंट बनाया जा सकता है, कोई आदमी एजेंट बनाया जा सकता है। लीगली वो खुद तो प्रिंसिपल के लिए अपने गलत किसी एक्शन के लिए प्रिंसिपल के आगे उत्तरदेह नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा, लायबल नहीं होगा, बट ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज टू द एक्सटेंट डेलीगेटेड पावर बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अगर कोई पावर डेलीगेट की थी उस माइनर को, उसने वो माइनर ने वो पावर यूज करके कोई काम कर दिया, प्रिंसिपल को बाइंड कर दिया कहीं, तो प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय इट। He minor himself will not be personally liable to anybody, neither to his principal nor to third parties. But in such cases, if the principal had given him the power, had delegated the power to minor, and minor has acted as per those delegated powers, then he will be binding the principal. ये बहुत important point of law है कि he cannot appoint agent, but he can be appointed as agent. Similarly, एक और इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। माइनर कैन बिकम नॉमिनी, माइनर को नॉमिनी बनाया जा सकता है। किसी भी अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में माइनर नॉमिनी हो सकता है। माइनर कम बिकम नॉमिनी, बट ही कैन नॉट नॉमिनेट। माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता खुद, उसके अकाउंट में गार्डियन उसके बिहाफ पे नॉमिनेशन कर सकता है, लेकिन माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता। अगर उसका अपॉइंटेड अकाउंट है, उसके अकाउंट में नॉमिनेशन करनी जरूरी लगती है, तो उसका गार्डियन अपॉइंट करेगा उसके बिहाफ पे। नॉमिनी का जो हमारा नॉमिनेशन फॉर्म है उसका गार्डियन फिल करेगा, माइनर नहीं कर पाएगा। लेकिन माइनर को नॉमिनी बनाया जा सकता है इन सच केस। जब कोई माइनर को नॉमिनी बनाया जाता है तो एक और आदमी का नाम लिखा जाता है जो उसकी माइनॉरिटी के समय उसके देखभाल करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा बैंक से। ये नॉमिनी को जरूरी नहीं उसका नेचुरल गार्डियन होता है वही हो। जो भी आदमी जो अकाउंट होल्डर है किसी नॉमिनी करता है, किसी माइनर को बनाता है, वो लिखता है कि मेरा नॉमिनी माइनर है, जब तक वो माइनर रहेगा तब तक फला आदमी, दिस पर्सन दैट, और ए मिस्टर ए और मिसेज ए उस के गार्डियन के तौर पे काम करेंगे। तो फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ मैनेजिंग दोज फंड्स, जो उसने नॉमिनेट किया था अकाउंट होल्डर ने, पर्सन, मेजर पर्सन, उसकी देखभाल करने के लिए लिमिटेड पर्पज के लिए उसका गार्डियन उस अमाउंट के लिए रहेगा। जो माइनर के अकाउंट है उसमें कोई लोन या ओवरड्राफ्ट नहीं किया जा सकता, दिया जा सकता, और उसके गार्डियन को लोन दिया जा सकता है, दैट टू ओनली फॉर द बेनिफिट्स और वी कैन से फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। उसको सर्टिफिकेट देना होता है कि लोन जो मैं ले रहा हूँ माइनर की वेलफेयर के लिए ले रहा हूँ। लोन ले सकता है वो, लेकिन माइनर हिमसेल्फ कैन नॉट रेज एनी लोन। माइनर को कोई लोन हम नहीं दे सकते,
वो अगर हम दे भी देते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। Minor cannot give stop payment instruction in partnership accounts, but he has every right to demand statement of account from the bank. देखिए माइनर है जो पार्टनरशिप में भी एंटर किया एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स। ही कैन नॉट गिव स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस की नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, बट ही हैज एवरी राइट टू डिमांड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकता है बैंक से, उसका राइट है। माइनर के बाद हम चर्चा करेंगे ओल्ड सिक या इनकैपेसिटेटेड पर्सन। ऐसे कोई आदमी आते होते हैं, सोचो ये सिग्नेचर नहीं कर सकते तो उनका थंब इम्प्रेशन, थंब भी नहीं है, अगर हाथ कटे हुए परमात्मा की ने कुछ इस तरह का उसके साथ कर दिया हादसा, ऐसी एक्सीडेंट कर दिया कि हाथ भी उसके कट गए, तो टो इम्प्रेशन, टो पैर का ले सकते हैं, हाथ की किसी और उंगल का ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो किसी भी बॉडी पार्ट का कोई इम्प्रेशन ले सकते हैं। ये जो लेंगे, इट शुड बी आइडेंटिफाइड बाई टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस नोन टू द बैंक, वन ऑफ whom शुड बी रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिशियल। उनमें से दो में से एक बैंक ऑफिशियल होना चाहिए, एक दूसरा बैंक का नोन होना चाहिए, यानी बैंक के पास उसका अकाउंट होना चाहिए या बैंक के, ठीक है। तो इस तरह के ओल्ड सिक और इनकैपेसिटेटेड पर्सन को ऑपरेशन अलाउ किया जा सकता है इन केस ऑफ नीड, और बैंक को करना भी चाहिए। अब आते हैं इलिटरेट पर्सन को। इलिटरेट पर्सन के लिए क्या क्या है? इलिटरेट कौन सा होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का ज्यादातर काम सिग्नेचर बेस्ड होता है। इलिटरेट पर्सन सिग्नेचर नहीं कर सकता, अंगूठा लगाता है, थंब इम्प्रेशन लगाता है, थंब इम्प्रेशन इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। थंब इम्प्रेशन वैसे यूनिक होता है सबका, लेकिन आइडेंटिफाइबल नहीं है। नॉर्मल बैंकिंग बैंक ऑफिसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि थंब इम्प्रेशन को टैली करके वो चेक पास कर पाए। ऐसी प्रैक्टिस या ऐसा सिस्टम बैंकों में अभी नहीं आया है। इलिटरेट पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, व्हाट इज सब्सिक्वेंट स्टेज ये कह सकता है कि मेरे को तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ के नहीं सुनाई गई थी। इसलिए जब भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं कोई इलिटरेट को, वो दो विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेज वहां जरूर दिलवाई जाती हैं, चाहे वो उससे कोई भी बेसिकली डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो नॉमिनेशन फॉर्म हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, चाहे वर्नाकुलर में साइंड कोई भी उसकी वर्नाकुलर सिग्नेचर वाले को एडिशनल हम प्रिकॉशन ये हमें लेनी होती है, ठीक है। सेविंग और टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन नॉर्मली, करंट अकाउंट नॉर्मली नॉट अलाउड, लेकिन लीगल वार कोई करंट अकाउंट खोलने पे भी नहीं है। अगर वो इंसिस्ट करता है तो करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। गाइडलाइन में भी सभी जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है आप आंसर दे सकते हो। चेकबुक इन जनरल कैन नॉट बी इशूड, सच पर्सन शुड हिमसेल्फ प्रेजेंट इन पर्सन फॉर विड्रॉल। चेकबुक नहीं दे सकते, अपने आप आना चाहिए इसको। अगर दी हुई है चेकबुक, आजकल चेकबुक से विड्रॉल होती है बड़े अमाउंट की, तो लिख आएगा खुद वो बैंक में। चेकबुक से जो ईएमआई लोन लिया हुआ है कोई उसकी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की उससे, या स्टेचुटरी पेमेंट के लिए चेक इशू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा चेक का क्रॉस पे ही अकाउंट अकाउंट पे ही क्रॉस्ड होगा। थंब इम्प्रेशन बैंक द्वारा अटेस्टेड होगा एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेकबुक की, उसका अंगूठा लगवा के थंब इम्प्रेशन को बैंक ऑफिसर अटेस्ट कर देगा। ऐसे केस में वो चेकबुक भी उसको दी जा सकती है। मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल पर्सन जिनको कोई मेंटल इलनेस है, कंपिटेंट अथॉरिटी गार्डियन उसका अपॉइंट करती है, वो गार्डियन उसके अकाउंट को ऑपरेट करेगा। वो इवन बियॉन्ड 18 ईयर जो भी वही उसका गार्डियन रहेगा, मेंटली इल पर्सन का गार्डियन, क्योंकि उसकी जो कह लो मेंटल पोजीशन है, वो अपने अकाउंट्स को अपनी केयर करने के लिए कैपेबल नहीं होती, तो कोर्ट देखकर उसके किसी नॉन बंदे को, उसके किसी वेल विशर को, जहाँ मतलब कोर्ट जिसे सुटेबल समझती है उसका गार्डियन बना देती है, वो उसका गार्डियन होता है मेंटली इल पर्सन का। इंसॉल्वेंट्स, इंसॉल्वेंट्स बेसिकली इंडिविजुअल फर्म या एचयूएफ, अपने आप जहाँ कोई क्रेडिटर अगर उनको है 500 रुपए से ज्यादा, मिनिमम 500 रुपए से स्यू करता है, within who has committed an act of solvency within period 3 months may also be declared as insolvent, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे ही उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेंडर्स इनवैलिड ऑल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू सब्सिक्वेंटली एंड ऑलरेडी एंटर्ड अप टू लास्ट 6 मंथ। जो
पहले ट्रांजेक्शन पिछले 6 महीने में की हुई है वो भी, और डिक्लेयर होने के बाद की सारी ट्रांजेक्शन को इनवैलिड माना जाता है, उनकी रिविजिट किया जाता है कि कहीं इसको उसने इवेड करने के लिए अपने डाइवर्ट तो नहीं किया था पैसा। एक वैसे ये पुराना पहले का चला आ रहा है इंसॉल्वेंसी की, वही बात मैं बता रहा हूँ। आजकल जो आईबीसी कोड आया है, बैंक्रप्सी कोड है, अ, उसमें कंपनी का था पहले, कंपनी के साथ साथ फर्म का, पार्टनरशिप का और इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल गारंटर का भी आ गया। कुछ चल लागू हो गए, कुछ हो रहे हैं। अ, वो बहुत सेपरेट चैप्टर है, उसकी भी हम किसी न किसी सेपरेट डिफरेंट डे में चर्चा करेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड जो कस्टमर होते हैं, जिनको कम नजर आता है या नजर ही नहीं आता, तो गाइडलाइन जो है उनको चेकबुक फैसिलिटी भी देनी है, थर्ड पार्टी चेक के लिए एटीएम फैसिलिटी भी देनी है, नेट बैंकिंग भी, लॉकर भी, रिटेल लोन भी, क्रेडिट कार्ड भी। ठीक है। लो विजन वालों को भी, अदर डिसेबिलिटी है कोई तो भी, ब्लाइंडनेस वालों को भी। बैंक्स आर आल्सो एडवाइज टू टेक नेसेसरी स्टेप भी लेने हैं, आल्सो टू प्रोवाइड एग्जिस्टिंग एटीएम एंड फ्यूचर एटीएम भी, रैंप भी लगवाने, एटीएम पे ऊपर रैंप लगाने की भी है। ये भी एक गाइडलाइन है। एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ न्यू एटीएम इंस्टॉल्ड है जो हमारे, दो शुड बी टॉकिंग एट एटीएम विद ब्रेल कीपैड होना चाहिए, एटलीस्ट वन थर्ड एटीएम जिन्हें इंस्टॉल किए जाते हैं। ये गाइडलाइन है। पर्दा नशीन लेडी क्या होती है? पर्दा नशीन लेडी वो होती है जो कंप्लीट सिक्लूजन में रहती है, जो कि आम लोगों के साथ ट्रांजेक्ट नहीं करती अदर देन हिज फैमिली मेंबर्स। पर्दा नशीन लेडी है जो, शी इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट, शी मे बी एबल टू अवॉइड कंट्रैक्ट ऑन द प्रोटेक्स्ट के मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो मैं तो देख नहीं पाई, मैं तो बात नहीं कर पाई, कुछ ऐसा कह सकते हैं। मुस्लिम लेडीज में ये प्रथा चालू है। नॉर्मली मुस्लिम लेडीज हैं जो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनमें जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड या अपने ब्रदर या अपने फादर को छोड़कर और किसी से बात नहीं करती, और किसी को अपना फेस नॉर्मली नहीं दिखाती। ये कस्टम है वहाँ उनका। तो इस तरह की पर्दनशीन लेडी का जो अकाउंट होता है केयरफुली करना पड़ता है। उसके जो सिग्नेचर अटेस्ट करने हैं, उसके गार्डियन है या अनमैरिड है, अगर अगर मैरिड है तो उसका हस्बैंड, तो वो सिग्नेचर करेगा अटेस्ट उसके। कोई और मेंबर फैमिली का भी अटेस्ट कर सकता है। अगर वो इलिटरेट है, कोई चेक बुक नहीं इशू की जाएगी, हर पेमेंट के लिए उसको खुद को बैंक में आना पड़ेगा। अगर लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, तो चेक बुक दे सकते हैं, एंड पेमेंट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग सिग्नेचर। फिर बैंक का काम भी आसान हो जाएगा। एक बार ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, उसके बाद चेक बुक लेगी वो, चेक बुक घर से साइन करके भेज रही है, सिग्नेचर टैली हो रहे हैं तो पेमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई इशू नहीं रहता। ज्वाइंट अकाउंट्स की बात करेंगे। ज्वाइंट अकाउंट्स, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। एक तो कितने ज्वाइंट अकाउंट होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। रिमिटेंस आई है सिंगल नेम में, दैट कैन बी credited in joint name if authorized by depositor himself। रिमिटेंस सिंगल नेम में आई, जॉइंट नेम में, जॉइंट अकाउंट में, नेम में अकाउंट है, उसमें क्रेडिट की जा सकती है अगर डिपॉजिटर हिमसेल्फ सिग्नेचर करके पेन स्लिप देता है। लेकिन रिमिटेंस जॉइंट नेम में आई है, सिंगल नेम में नहीं क्रेडिट की जा सकती, इवन इफ डिपॉजिटर हिमसेल्फ साइन द पेन स्लिप, until and unless the instrument is endorsed as per negotiable instrument act। या तो अगर फर्म के जॉइंट नाम पे चेक आया है, इंडिविजुअल के नाम पे क्रेडिट नहीं किया जा सकता until and unless it has been endorsed as per negotiable instrument act। एंडोर्समेंट की है इंडिविजुअल बंदे के नाम उन दोनों ने, उसके बाद उस खाते में क्रेडिट कर सकते हैं। अदरवाइज ज्वाइंट अकाउंट का चेक या इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल का अकाउंट ज्वाइंट में किया जा सकता है प्रोवाइडेड इट इज साइंड बाय द अकाउंट होल्डर। जो रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल है, दे मे बी परमिटेड टू इंक्लूड नॉन रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव्स एज ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। उनको ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के तौर पे नॉन रेजिडेंट इंडियन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक अकाउंट ही रहेगा लाइफ टाइम में। जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडियन है वही उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है। आईबी और आरबीआई की गाइडलाइन क्या है ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर? ज्वाइंट सेविंग के ऊपर गाइडलाइन सबसे पहले तो कवर करेंगे हम। ये आईबीआई की वेबसाइट पे दी हुई है, आरबीआई की भी सर्कुलर भी आया हुआ है इसके ऊपर। सेविंग अकाउंट में आइदर सर्वाइवर है, एनी वन और सर्वाइवर है या सर्वाइवर अकाउंट है,
Survivor can give a valid discharge to the bank. If the legal heir claim the amount from the bank can inform them that unless they obtain and have served on the bank an order of competent court restraining the bank from affecting payment to the survivor, bank will be within its right to do so. So अगर joint saving account में कोई एक की डेथ होगी तो सर्वाइवर आता है, इधर सर्वाइवर है या फॉर्मल सर्वाइवर है, सर्वाइवर आता है तो सर्वाइवर को हम वैलिड पेमेंट करके सर्वाइवर कैन गिव वैलिड डिस्चार्ज टू द बैंक, तो बैंक की डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी। उसको कह सकते हैं कि अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आ, अगर कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है तो पेमेंट नहीं करनी, लेकिन हमने ये नहीं है कोई उसको टाइम दे देना है कि स्टे ऑर्डर ले आए इतने दिन का टाइम दे देंगे। अगर मतलब जब भी वो आता है अगर उसके पास स्टे ऑर्डर है तो हम उसको पेमेंट रोक सकते हैं, अदरवाइज कोई सर्वाइवर पेमेंट लेने आता है तो उसको हम मना नहीं कर सकते। ये आरबीआई की एंड आईबी की गाइडलाइन है कि सर्वाइवर को पेमेंट सेविंग के केस में की जा सकती है। अब आते हैं हम एफडी के केस में। ज्वाइंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट था, प्रीमेच्योर पेमेंट करनी है या लोन देना है डेथ के बाद, एक अकाउंट होल्डर की डेथ होगी, जो तो अकाउंट आइदर सर्वाइवर है या एनीवन सर्वाइवर है या सर्वाइवर है, ऐसे केस में बैंक नॉर्मली डेथ के बाद एक सर्वाइविंग डिपॉजिटर से प्रीमेच्योर इनकैशमेंट के लिए या लोन के लिए रिक्वेस्ट आती है। बैंक एक्सीड कर सकता है अगर इस तरह की बात अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लिखी हुई है कि बैंक कैन गिव लोन टू सर्वाइवर और एनी वन ऑफ देम, और बैंक कैन कैंसिल प्रीमेच्योरली द अकाउंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ देम। अगर ए ऑफ में ये क्लाज लिखी हुई है तो उसकी डेथ के बाद भी किया जा सर्वाइवर को पेमेंट एफडीआर की दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती, अदरवाइज मेच्योरिटी पे ही दी जा सकती है। मेच्योरिटी से पहले की बात कर रहे हैं, प्री पेमेंट की या लोन देने की। मेच्योरिटी पे इट्स ऑल राइट, मेच्योरिटी पे कोई इशू नहीं है, मेच्योरिटी पे सर्वाइवर को पेमेंट की जा सकती है, लेकिन मेच्योरिटी से पहले अगर देनी है तो तभी दी जा सकती है अगर ए प्रोवाइड करता है प्री मेच्योर पेमेंट देने को या लोन देने को। फार्मर सर्वाइवर और लेटर सर्वाइवर को अकाउंट है, उसकी इंटेंशन ये थी डिपॉजिटर की कि लाइफ टाइम में सर्वाइवर को ना मिले, लाइफ टाइम उसके बाद ही दूसरे बंदे को मिले, लाइफ टाइम वो खुद उसका मालिक रहे। अकाउंट होल्डर की ये इच्छा थी, मंशा थी, विश थी। सो बैंकों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए प्रीपेच्योर पेमेंट करने के लिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फार्मर ऑन द डेथ विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ कंसेंट लेटर फ्रॉम अदर पार्टी और पार्टी टू द टर्म रिपोर्ट प्रोसीडर। दूसरे जो लीगल हेयर थे उसके उनसे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हाउएवर यहाँ पे भी अगर तो आप मेच्योरिटी पे पेमेंट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मेच्योरिटी से पहले पेमेंट करते हैं इट इज प्रेफरेबल, यही लिखा हुआ है इसमें आईबीए की गाइडलाइन में, इट इज प्रेफरेबल टू मेक हिज पोजीशन एक्सप्लिसिट टू जॉइंट डिपॉजिटरी बाय इनकॉर्पोरेटिंग सुटेबल क्लॉज इन द टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में बेसिकली देखा बैंकों ने अपने सभी बैंकों ने अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मॉडिफिकेशन की हुई है, ये क्लास डली हुई है सभी के तक, जो हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है बैंकों के निकाल के देख लेना, उसमें सब में ये क्लास आपको मिलेगी। तो जब आरबीआई की गाइडलाइन आई उसके बाद जो पुराने अकाउंट पहले के चल रहे हैं बहुत पहले के 25-30 साल के नए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रिवाइव हुआ उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 25-30 साल जो बहुत साल हो गए अब रिसेंट पास्ट के जो अकाउंट हैं पिछले 5-7 सालों के, उनमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये क्लास डली हुई मिलेगी आपको। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म पहले तो रेगुलेट कैसे होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप में ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस टू बी कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से ज्यादा आदमियों के बीच में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। जो बिजनेस कौन कंडक्ट कर रहा है, या तो सारे कंडक्ट करेंगे या एनी ऑफ देम करेगा, सबके लिए। कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप विच इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, इसलिए क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसके जितने भी पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ज्वाइंट है, सेवरल है। अनलिमिटेड ज्वाइंट सेवरल का मतलब ये होता है, अनलिमिटेड का मतलब समझ रहे हैं आप, ज्वाइंट है सभी की है, सभी ज्वाइंटली लायबल है। सेवरल का मतलब अकेले अकेले भी। देखिए अगर किसी फर्म से कोई लोन लेना है, फर्म से कोई बैंक फर्म ने बैंक से लोन लिया है या किसी और आदमी से लोन लिया है, फर्म रीपे नहीं कर पा रही, तो
फर्म से भी फर्म को भी स्यू किया जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर को भी स्यू किया जा सकता है। इवन फर्म को स्यू करने से पहले भी इंडिविजुअल पार्टनर को स्यू किया जा सकता है। देखा जाता है किसकी वर्थ ज्यादा है, किससे एसेट ज्यादा है, किससे पहले रिकवरी पॉसिबल है, उससे रिकवरी की जा सकती है इंडिविजुअल से। क्रेडिटर कैन रिकवर द होल डेट फ्रॉम वन और मोर पार्टनर, एक या एक से ज्यादा पार्टनर से क्रेडिटर किसी से भी रिकवरी कर सकता है। ये बैंक के पास या क्रेडिटर के पास ये राइट्स है। तो पार्टनरशिप फर्म में ये एक यूनिक फीचर है कि हर पार्टनर इंडिविजुअली, ज्वाइंटली, सेवरली लायबल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है इसको। डॉक्यूमेंट गवर्निंग द रूल जैसे फर्म क्या है, जो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डॉक्यूमेंट विच गवर्न द रूल ऑफ द फर्म। ये मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, लेकिन बैंक इंसिस्ट करते हैं रिटर्न पार्टनरशिप डीड, बैंकों की जो गाइडलाइन रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न पार्टनरशिप डीड हो। वैसे कानून की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है। पार्टनरशिप डीड बैंक चाहते लेते हैं, इंसिस्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए भी, लोन के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं एज पर कंपनी? एक तो ये है कौन सा कानून बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। कानून, बात हम पार्टनरशिप की कर रहे हैं, ये ध्यान से याद कर लेना। बात का हम पार्टनरशिप की कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर की डेफिनेशन कितने होंगे मैक्सिमम, ये कंपनी एक्ट में दी हुई है। एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100। However, एज पर रूल इशूड बाई एमसीए, एमसीए ने जो रूल इशू किए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। सो फॉर ऑल पर्पजेज वी विल से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50। सो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसके हिसाब से आंसर दे देना। अगर ये आता है एज पर कंपनी एक्ट कितना है या एज पर स्टैट्यूट कितना है, अगर आता है एज पर रूल, इस तरह की अगर उसमें एक्सप्लेन, आप इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने आपको पोजीशन बता दी, पोजीशन ये है कि एज पर कंपनी एक्ट 100 होने चाहिए मैक्सिमम पार्टनर, एज पर एमसी रूल मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। पहले 10 और 20 होते थे और चेंज हो गए हैं, इसलिए पहले किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ हो कि 10 नॉर्मली बैंकिंग जो बिजनेस करते थे पहले होता था, जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं उसके लिए 10, दूसरों के लिए 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो वो गाइडलाइन पुरानी हो चुकी है। अब 100 है एज पर कंपनी एक्ट 2013, एमसीए के रूल ने उसको कहा कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सब प्रैक्टिकली वी विल से नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50 ओनली। अगर इससे ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में मेंबर आ जाए, 50 से ज्यादा हो जाए, तो ये इलीगल एंटिटी हो जाएगी, लीगल एंटिटी नहीं रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन फर्म की कहाँ होती है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। क्यों क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टीज। ये उसका एक हैंडीकैप आ जाता है अनरजिस्टर्ड फर्म का। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टीज। Therefore, before filing any suit, firm should get itself registered. So, अगर रजिस्टर नहीं होता तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है कि फर्म कैन नॉट sue the थर्ड पार्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म, बट इज द हैंडीकैप, बट इज द डिस्क्वालिफिकेशन, वो फर्म की, वो फर्म फिर वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती। लेकिन स्यू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उसके बाद स्यू कर सकती है। एक और पार्टनरशिप फर्म पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिसेंटली आई थी, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती थी। अब HUF है जो पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर नहीं हो सकती। जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है या कंपनी है वो पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन HUF पार्टनर नहीं हो सकते। सो कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, लेकिन HUF पार्टनर नहीं हो सकती। HUF के लिए गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। एक आरबीआई की इंस्ट्रक्शन ये भी है, जो एनबीएफसी हैं दोज कैन नॉट बिकम पार्टनरशिप। वैसे कंपनी बन सकती हैं, लेकिन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, पार्टनरशिप में मेंबर या पार्टनर नहीं बन सकती। अच्छा, जो माइनर, if minor has been admitted to partnerships for profits, the minor within 6 months of attaining the majority or after having knowledge of his status as partner in firm, whichever is later, माइनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि ही वांट टू रिमेन
whether he wants to remain partner or not. If no notice is given, it will be presumed that he has agreed to become a partner in that firm. देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे वो मेजर होता है उसको बताना पड़ेगा कि मैं कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर वो ऑप्ट करता है पार्टनर बनने के लिए तो ही विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन इवन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी पीरियड आल्सो। अगर वो कहता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना तो उसके पास अधिकार है, राइट है चैलेंज करने का फर्म के डिसीजन जो उसकी माइनॉरिटी के पीरियड में फर्म ने लिए हुए थे। तो लोन देने वाले का ऐसे जिस फर्म में माइनर पार्टनर है उसको लोन देते समय थोड़ी सी रिस्की होती है प्रपोजिशन, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर के पास। किस चीज की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है? एक्ट ऑफ ए पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड बाय द फर्म बाइंड द फर्म। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। सेक्शन 19(1) है जिसके तहत ये बताया गया है इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो एक पार्टनर का एक्ट कोई भी काम जो करता है यूजुअल वे में बैंक के फर्म के बिजनेस को काम को करने के लिए फर्म को बाइंड करता है। इस अथॉरिटी को पार्टनर की को इस तरह की जो अथॉरिटी है उसे इम्प्लाइड अथॉरिटी बोला जाता है। ये सेक्शन 19(1) 19(1) बताता है। साथ के साथ सेक्शन 19(2) है वो जो बताता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है डज नॉट एम्पावर हिम टू। वो बताता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो पार्टनरशिप फर्म के कुछ काम ऐसे हैं जो पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है करने की, वो नहीं कर सकता। कौन कौन से काम सेक्शन 19(2) में ये डिफाइन किए गए हैं। एक तो ही कैन नॉट सबमिट टू ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। कोई आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट उसमें सबमिट नहीं कर सकता। डिस्प्यूट के अपने ये नहीं कह सकता कि ठीक है जी हम लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर कैन नॉट ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम। अपने नाम में पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट इंडिविजुअल पार्टनर नहीं खोल सकता। ही कैन नॉट कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। फर्म ने कोई क्लेम कहीं लगाया हुआ है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, रिलिंक्विश नहीं कर सकता फर्म के राइट्स को। अकेले उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है फर्म पार्टनर के पास, सारे पार्टनर के साइन से ही ऐसा काम हो सकता है। कोई सूट उसने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म नहीं कर, ही कैन नॉट विड्रॉ ए सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फाइल ने सूट फाइल की है, एक पार्टनर के पास कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि उस सूट को वो विड्रॉ कर ले। सभी पार्टनर के सिग्नेचर कराने पड़ेंगे अगर कोई विड्रॉल करनी है, ऐसी सिचुएशन आती है। ही कैन नॉट एडमिट एनी लायबिलिटी इन एनी सूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी चल रही है तो ही अलोन, ए पार्टनर अलोन हैज नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी to admit any liability in a suit pending or against the firm in any court. Similarly, एक जो पार्टनर है he cannot acquire immovable property on behalf of the firm. फर्म के बिहाफ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। इंडिविजुअल फर्म पार्टनर्स सभी फर्म के सभी सिग्नेचर होंगे प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है, कोई एक्वायर करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आप फर्म के बिहाफ पे, तो सबके कंसेंट सबके सिग्नेचर मैंडेटरी है। फर्म की किसी प्रॉपर्टी को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। देखिए फर्म के जो मूवेबल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स हैं या वर्किंग कैपिटल है वो बिजनेस तो डे टू डे बिजनेस आ गया वो करेगा, उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, वो स्टॉक बेचेगा भी, रिसीवेबल भी उग्राही भी करेगा, रिसीव करेगा, रिकवर करेगा, नए आदमियों को लोन भी देगा, वो सारे काम करता रहेगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्म की वो नहीं कर सकता दूसरे के नाम किसी के। एक पार्टनरशिप दूसरी फर्म पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है, लेकिन एक फर्म के ब्याह पे ही कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। अगर किसी फर्म ने दूसरी फर्म में पार्टनर बनना है तो सभी पार्टनर के सिग्नेचर, सभी पार्टनर की कंसेंट मैंडेटरी है। तो जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एक फर्म में बिजनेस शुरू किया, चार पार्टनर जिन्हें 10-10 लाख रुपए डाल के, एक पार्टनर के पास 1 करोड़ के एसेट है, एक के पास कोई एसेट नहीं है। तो जिसके पास 1 करोड़ के एसेट्स हैं तो वो लायबल है फर्म के साथ। अगर फर्म को लॉस हो जाता है उसके पर्सनल लायबिलिटीज की, सारी प्रॉपर्टीज की
बेचकर या कुर्क की जा सकती है, कोर्ट में केस कर सकता है क्रेडिटर उसकी प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए। सो पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंट होती है, सेवरल होती है। इस हैंडीकैप को या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन आई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसे बोलते हैं। एलएलपी एक अल्टरनेटिव कारपोरेट बिजनेस व्हीकल है जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है लिमिटेड लायबिलिटी के। इसके मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपना इंटरनल स्ट्रक्चर एक म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। इसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। इसमें उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो उनके तक बात नहीं जाती, तो उनको ये एश्योरेंस रहती है कि मेरे पर्सनल एसेट्स पे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? पार्टनरशिप अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की पार्टनरशिप की कहाँ होती है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। एलएलपी की कहाँ होती है? इट इज रजिस्टर्ड विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये डिफरेंस है, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है आरओसी के पास। इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, इट इज परपेचुअल सक्सेशन। एनी चेंज इन द पार्टनर विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटी। किसी की डेथ हो जाती है तो फर्म डिजॉल्व नहीं होती, जो पार्टनरशिप फर्म है वो डेथ के ऊपर डिजॉल्व हो जाती है। इन केस ऑफ एलएलपी डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 पार्टनर मैंडेटरी हैं। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम पार्टनर की कितने होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 पार्टनर होने जरूरी है। थोड़ा सा रुकेंगे हम, थोड़ा रुकेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे। इसकी रजिस्ट्रेशन है जो आरओसी के पास होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है इसकी। पार्टनर की चेंज होने से एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आती। डेथ हो जाती है तो डिजॉल्व नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम को लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब की गई। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का मेंबर हो सकता है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म
एजेंट पार्टनर है जो डिफरेंट है उसका स्टेटस, वो सबका एजेंट होता है बेसिकली एक तरह से। सबके यहाँ पे क्योंकि फर्म सारी सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे वो अदर पार्टनर के बिहाफ पे काम नहीं करता, एजेंट एलएलपी का ही होता है। एलएलपी इज बाउंड बाई एक्ट ऑफ पार्टनर। एलएलपी ये बाउंड है पार्टनर के काम से। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ a partner inter and that of LLP and its partners are governed by LLP agreement. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के इंटर और एलएलपी के एंड इट्स पार्टनर्स, those are governed by LLP agreement. डेथ ऑफ पार्टनर जैसे बताया था कि एलएलपी को इम्पैक्ट नहीं करती, परपेचुअल सक्सेशन होती है, ऊपर आगे रिपीट हो गया। स्मॉल एलएलपी क्या होती है? स्मॉल एलएलपी वो होती है जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख है, एनुअल सेल अप टू 40 लाख, 40 लाख रुपए तक की सेल है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का मतलब कैपिटल मैक्सिमम 25 लाख है, उसको स्मॉल एलएलपी बोलते हैं। स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम कंपनीज की, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी में कितने होते हैं? 3 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन मैन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक वन मैन कंपनी होती है, उसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, वन मैन कंपनी का वन। ये तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिमिट्स है। अब आते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं। वन मैन कंपनी में आदमी एक है तो डायरेक्टर भी एक ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होते हैं। एक कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर बना सकती है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। ठीक है। ऑल लिस्टेड कंपनी एंड दोज विद पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड अबव, उनको एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर रखनी होती है। ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड दोज विद पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड अबव आर टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। सो सभी लिस्टेड कंपनी चाहे पेड अप कैपिटल कितनी भी हो, एंड दोज अनलिस्टेड विद पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड अबव आर टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स क्या हो सकता है? ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज। एक आदमी मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें से पब्लिक कंपनी कैन बी मैक्सिमम 10। एक आदमी 20 कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है, पब्लिक कंपनी। ए पर्सन कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज का। सो ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर ऑफ 20 कंपनी। एक आदमी 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से पब्लिक कंपनी ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती हैं। 7 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है। ये 20 के अंदर ही है नंबर। तो टोटल 20 डायरेक्टरशिप्स हो सकती है बंदे के पास, जिसमें से पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। 7 लिस्टेड कंपनी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। टोटल 20 होगा, 20 के अंदर ही है ये नंबर। हर डायरेक्टर को एक DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, MCA द्वारा इशू किया जाता है। DIN नंबर क्या होता है? MCA द्वारा इशू किया जाता है। DIN नंबर 8 डिजिट का नंबर होता है। इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन DIN, बट ही कैन बी डायरेक्टर ऑफ 2 और मोर कंपनी। एक डायरेक्टर का एक ही DIN नंबर होता है, लेकिन वो डायरेक्टर 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों में भी हो सकता है। इसको जरा पढ़ लीजिए 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल की कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। 2015 में ये विड्रा कर ली गई थी कंडीशन।
स्मॉल कंपनी क्या होती है? अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है सितंबर 2022 में। पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर 40 करोड़। पहले क्या होती थी? 2 करोड़ और 20 करोड़। जो क्वेश्चन लेटेस्ट है, 4 करोड़ रुपए मैक्सिमम कैपिटल और टर्नओवर 40 करोड़। ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट कंपनी, अगर इफ 15% और मोर शेयर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जो 51% से ज्यादा शेयर जिसमें गवर्नमेंट के होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर ट्रांसफरेबल एंड मे बी कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, while in case of private limited company, shares are held by friends and relatives and are transferable only among themselves and are not quoted on any stock exchange. देखो, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, दो दे मे और मे नॉट बी कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। while in case of private limited company, शेयर जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के पास ही होते हैं, वो आपस में ट्रांसफरेबल होते हैं, कोटेड नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोटेड नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कोटेड भी हो सकते हैं, अनकोटेड भी हो सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसके अंदर कंपनी का नाम होता है, नेम ऑफ द कंपनी, ऑथराइज कैपिटल इसकी कितनी होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, लायबिलिटी शेयर होल्डर की कितनी होगी, ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के, एनीथिंग any act done by director beyond the objects is called the ultra vires the company and cannot be ratified even in the general body meeting. कोई भी एक्शन ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर किया गया है उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता इवन जनरल बॉडी मीटिंग में। सो डायरेक्टर कैन बारो ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स कंपनी के लिखे हुए हैं उसी के लिए बारो किया जा सकता है। अगर कंपनी को लोन दिया जाता है किसी अच्छी एक्टिविटी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ, तो कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर सच लोन। तो कंपनी ऐसे लोन के लिए लायबल नहीं होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? इट डिस्क्राइब द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड द राइट्स एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, रूल्स ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग एंड बारोइंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? इंटरनल वर्किंग कंपनी की जो बताते हैं। राइट्स एंड पावर डायरेक्टर के क्या है? इंटरनल बिजनेस के कंडक्ट के रूल गाइडलाइन क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? दिस इज जस्ट लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। It is equivalent to birth certificate of the company. It is issued by the registrar of companies after the promoters have filed a memorandum and article of association with it. Commencement of business, देखिए एक पहले होता था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो ओमिट कर दिया गया था सेक्शन 11, एज पर सेक्शन 11 होता था 2015 में ओमिट कर दिया गया था। और 2019 में जो री इंट्रोड्यूस किया गया है एज सेक्शन 10A, इसमें क्या गया है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ने रिस्ट्रिक्ट किया है हर कंपनी को जिसकी शेयर कैपिटल है एंड इनकॉर्पोरेटेड है पोस्ट द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस नॉट टू कमेंस इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज बोरिंग पावर अनलेस डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी फाइल ए डिक्लेरेशन विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता था रजिस्ट्रार्स के आरओसी से। अब ये है कि जब भी इनकॉर्पोरेशन के बाद काम कमेंस नहीं कर पाएगी जब तक, जहां अपनी बारोइंग पावर नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे, जब तक कोई डिक्लेरेशन विद इन 180 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं इशू करते, डायरेक्टर फाइल करते। उसमें हर सब्सक्राइबर है जो मेमोरेंडम का, उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इतने शेयर ये लेगा, उतने शेयर उसने नहीं लिए, ले लिए भी, ये उतने शेयर उसने सब्सक्राइब कर लिए, इसकी ये डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी विद इन 180 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कैपिटल उतनी आ गई है, उन्होंने कैपिटल सब्सक्राइब कर ली है, तब उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, बिजनेस कमेंस कर पाएंगे। सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में पहले सर्टिफिकेट होता था, अब सर्टिफिकेट नहीं होती, अंडरटेकिंग होती है, फाइल करनी होती है इन्होंने डायरेक्टर जी ने ही। रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन चाहिए होता है कि जे आदमी इसको अकाउंट को ऑपरेट करेंगे,
KYC नॉर्म कंपनी के ऊपर भी लगेंगे, बेनिफिशियल ओनर पे भी लगेंगे, सभी सिग्नेटरी के ऊपर लगेंगे। अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो चेक्स साइंड बाय हिम प्रियर टू हिज डेथ विल बी पेड। देखिए, अगर किसी डायरेक्टर की डेथ होगी तो कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, चेक आ जाता है, उसका साइन किया हुआ तो भी पे होएगा, प्रोवाइडेड चेक उसकी डेथ के पहले की डेट का है। ठीक है। कंपनी को कोई भी लोन दिया गया है तो चार्ज रजिस्टर होता है पर सेक्शन 77 ऑफ कंपनी एक्ट। ये चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी ऑन इट्स प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। आरओसी के पास रजिस्टर होना जरूरी है। न्यू एक्ट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल चार्जेज एंड डज नॉट गिव लिस्ट ऑफ चार्जेज। जो नया एक्ट है सभी रिक्वायर कहता है कि चार्जेज रजिस्टर करने हैं, कोई लिस्ट नहीं चार्जेज की दी, लेकिन चार्जेज प्लेज के केस में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ये मतलब प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है। फ्रेश चार्ज या मॉडिफिकेशन के लिए फार्म कौन सा यूज होता है? CHG 1। CHG 1 फार्म यूज होता है। सेटिस्फेक्शन के लिए CHG 4 फार्म यूज होता है। ये फार्म का नंबर है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा फार्म चार्ज मॉडिफिकेशन के लिए या चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए इशू होता है। टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज रजिस्टर करना होता है। आरओसी है जो वो फर्दर 30 दिन का टाइम एडिशनल फी देने लेकर कर सकता है। ये कंपनी की ड्यूटी है पर्टिकुलर ऑफ चार्ज फाइल करना, लेकिन कंपनी अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाती, कंपनी अगर रजिस्टर नहीं करती, तो कंपनी डज नॉट गेट द चार्जेस रजिस्टर्ड, देन द बैंक कैन फाइल पर्टिकुलर ऑफ चार्ज एज क्रेडिटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के बाद बैंक भी कर सकता है अगर कंपनी नहीं करती, लेकिन करना जरूर है। अगर कंपनी नहीं करती तो बैंक करवा ले। चार्ज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। ठीक है। अगर नहीं चार्ज रजिस्टर किया जाता, कॉन्सिक्वेंस क्या है? बैंक बिकम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगेंस्ट द ऑफिशियल लिक्विडेटर। कल को कंपनी लिक्विडेट होती है, बैंक को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, उसकी बैंक की सिक्योरिटी अगर वहां पे चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है। प्रायोरिटी ऑफ चार्ज क्या रहती है? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ द चार्जेज आर रजिस्टर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, 30 दिन में या एक्सटेंडेड 30 दिन एडिशनल फी वाले, अगर चार्ज रजिस्टर हो गया, रजिस्टर इवन दो चार्ज का रजिस्टर बाद में करवाया है, लेकिन जिसने चार्ज क्रिएट पहले किया है, एक चार्ज 1 जनवरी को क्रिएट हुआ, उसकी रजिस्ट्रेशन जाके हुई 28 फरवरी को। एक चार्ज हुआ 1 जनवरी को, दूसरा चार्ज हुआ 10 जनवरी को। 10 जनवरी वाला तो 14 जनवरी को रजिस्टर करवा लिया, एक वाले ने किया जाके फरवरी में 8 फरवरी को। तो चार्ज बेशक रजिस्टर बाद में हुआ 8 फरवरी को हुआ, लेकिन चार्ज क्रिएट 1 जनवरी को हुआ था, तो उसकी प्रायोरिटी रहेगी। सो प्रायोरिटी क्या होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड द चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड। कंपनी के केस में एक दो और कंसेप्ट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होती है? लैटिन फ्रेज होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब। अल्ट्रा वायर्स रेफर टू द ट्रांजेक्शन और कंडक्ट द, जब कंपनी के बियॉन्ड हो, पावर ग्रांटेड बाई कस्टोडियन ऑफ द कंपनी से बियॉन्ड हो जाए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि बेसिक चार्टर है कंपनी का, ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है। अगर कंपनी डिपार्ट करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, तो इस तरह का एक्ट अल्ट्रा वायर्स माना जाता है। सो बैंकर को इंश्योर करना है कि डायरेक्टर अल्ट्रा वायर्स तो नहीं कर रहे, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट तो नहीं काम कर रहे। इन सच ए केस बैंक विल नॉट बी एबल टू रिकवर द लोन फ्रॉम दी कंपनी। अगर इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट के लिए लोन दे दिया जो अल्ट्रा वायर्स का कंपनी है, तो बैंक रिकवर नहीं कर पाएगा। बैंक इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का ध्यान रखना है बैंक को लोन देते समय। उसके ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, क्या काम करेगी, वही काम के लिए लोन देना चाहिए। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब वो बिजनेस रजिस्टर होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को माना जाता है कि ये पब्लिक पेपर हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर ओपन टू जनरल पब्लिक फॉर व्यूइंग। As a result, it is believed that everyone who interacts with the company is familiar with its policies and procedures। ये माना जाता है कि हर कोई बंदा जो कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी पॉलिसी प्रोसीजर से वाकिफ है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो इस एजम्पशन को दिया गया है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस हर एक आदमी के पास है। कंस्ट्रक्टिव
नोटिस के रूल है जो नॉट ओनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट आल्सो टू ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल होने तो सबके ऊपर लागू होता है। क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को के पास फाइल होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, कोई भी आदमी वहाँ उसको एग्जामिन कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन की फैसिलिटी आ गई, पहले फिजिकल होता था। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट्स में ये माना जाता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल हो गया सबको उसके बारे में मालूम है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट्स एक एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट की। एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थी कि ये माना जाता है कि सब कुछ जो अंदर हो रहा है वो सही हो रहा है। सो इफ एन एक्ट इज अलाउड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक बाहर वाला आदमी ये मान के चलेगा कि अंदर की सारी फॉर्मेलिटी सही हुई है, काम सही हो चल रहा है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक सेक्शन 25 कंपनी होती है, ये कई बार एग्जाम में आ जाती है, कई बार आया क्वेश्चन। ये पहले कंपनी एक्ट होता था, कंपनी एक्ट 1956। उसको बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया गया। उसका चार्ज की जगह कंपनी एक्ट 1956 की जगह कंपनी एक्ट 2013 आया। कंपनी एक्ट 1956 होता था जो, उसमें एक सेक्शन 25 कंपनी होती थी। सिमिलरली नया जो एक्ट आया कंपनी एक्ट 2013, उसमें सेक्शन 8 आया है। इसमें भी वो उस तरह की कंपनी को डिफाइन किया गया है। नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी फॉर्म्ड विद द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ, वो नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट एंड इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स if any or other income in prompting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its member। so ऐसी कंपनी जो कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को जो अपने प्रमोट करने के लिए जो उसकी इनकम है वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड देने प्रोहिबिट करती है, इस तरह के चैरिटेबल कामों के ऊपर ही लगेगी उसकी इनकम, प्रॉफिट। कोई उसके शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट उनके पास नहीं जाएगा। सेक्शन 25 कंपनी होती थी ओल्ड कंपनी एक्ट 56 में। आजकल ये सेक्शन 8 कंपनी है अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। इसमें अदर ऑब्जेक्टिव भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं सेक्शन 8 में, जो पहले 25 में नहीं होते थे। सच एज स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अमंग अदर्स। तो ये सेक्शन 25 कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी, इसके ऊपर अक्सर कई बार क्वेश्चन आए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे एचयूएफ की। एचयूएफ कौन सी होती है? एचयूएफ इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ विच इज ए कंपाइलेशन ऑफ हिंदू प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। किसी लॉ ने में डिफाइन नहीं किया गया। एचयूएफ की जो अफेयर्स हैं, एल्डेस्ट मेल और फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली चलाता है, नो जिसे कर्ता बोलते हैं। पहले सिर्फ मेल मेंबर होते थे, मेल मेंबर ही कर्ता होता था। अब मेल मेंबर भी फीमेल मेंबर भी फैमिली के उसके मेंबर होते हैं। कर्ता कोई भी हो सकता है इंक्लूडिंग फीमेल। कर्ता अपॉइंट ऐसे किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज सीनियरिटी इन द फैमिली एंड इज नॉट इलेक्टेड। कोई इलेक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता इसका। फीमेल मेंबर कैन आल्सो भी करता। एचयूएफ कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, पहले जिक्र किया हमने। तो एचयूएफ कैन नॉट बिकम द पार्टनरशिप इन एनी फर्म। तो एचयूएफ के ये गाइडलाइन है। क्लब एंड सोसाइटी, क्लब एंड सोसाइटी कौन से होते हैं? अंडर सोसाइटी एक्ट और कंपनी एक्ट रजिस्टर होते हैं, अनरजिस्टर भी हो सकता है क्लब। सोसाइटी की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। अगर किसी की एक तो रह गया इस प्रेजेंटेशन में लिखना, किसी का अकाउंट खोलना है तो उसके वाइलाज की कॉपी सोसाइटी के केस में, एडिशनली जो वाइलाज की कॉपी, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर किसी की डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है ऑफिसर का, बैंक को ऑपरेशन स्टॉप कर देना चाहिए। अगर कोई रिजाइन से तो तब, अगर कोई और अथोराइज पर्सन नहीं बचा और रिजाइन करके चला गया, टिल अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज, जब तक अनदर अथोराइज पर्सन नहीं अपॉइंटमेंट की जाती। डेथ के केस में
ऑपरेशन स्टॉप नहीं किया जाएगा। डेथ के केस में अगर तो कोई ऑथराइज सिग्नेचर बचा ही नहीं तो ऑपरेशन स्टॉप किया जाएगा, लेकिन जो चेक प्रियर टू डेथ है वो पे किए जाएंगे। चेक इशूड प्रियर टू डेथ आर टू बी पेड, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रस्ट होते हैं एक। ट्रस्ट क्या होते हैं? ट्रस्ट आर गवर्नड बाई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ एक्ट होता है, वो लगता है उनके ऊपर। सो ट्रस्ट एक्ट कौन सा एक्ट होता है? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। प्राइवेट ट्रस्ट के कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। मुस्लिम ट्रस्ट के ऊपर वक्फ एक्ट है, जो क्वेश्चन कई बार आया है। जो ट्रस्ट को लिखता है उसे ऑथर बोलते हैं, जो मैनेज करता है उसे ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्ट डीड सुप्रीम है। ट्रस्टी कैन नॉट एक्ट आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड। ट्रस्टी ट्रस्ट डीड के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। ऑपरेशन इन द अकाउंट शैल बी जॉइंटली अनलेस अदरवाइज। ट्रस्ट डीड में अगर लिखा है कि एक ट्रस्टी काम करेगा तो ही कर सकता है, अदरवाइज जॉइंटली काम करेंगे सारे ट्रस्टी। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है कि लोन नहीं देना तो लोन नहीं देंगे, अगर लोन तभी दे पाएंगे अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है कि लोन दिया जा सकता है ट्रस्ट डीड को सिग्नेचर करवा के। Any one of the trustee, including unauthorized to operate account, can issue stop payment instruction. Stop payment instruction कोई भी ट्रस्टी जो नहीं भी ऑपरेट कर रहा अकाउंट वो भी कर सकता है, दे सकता है। पार्टनरशिप के केस में भी कोई भी पार्टनर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है, इवन इफ ही इज नॉट ऑपरेटिंग द अकाउंट। ट्रस्ट के अकाउंट से ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में बैंक को फंड ट्रांसफर परमिट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज एक तरह से साइफनिंग ऑफ फंड होती है। बैंक कैन बी हेल्ड लायबल फॉर कन्वर्शन। अगर ट्रस्ट डीड प्रोवाइड नहीं करती डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को, डेलीगेशन कैन नॉट बी डन इवन इफ कंसेंटेड बाय ऑल द ट्रस्टी। चाहे सारे ट्रस्टी भी क्यों ना चाहन, किसी और बंदे को डेलीगेशन नहीं की जा सकती अथॉरिटी अगर ट्रस्ट डीड में प्रोवाइड नहीं किया गया। ट्रस्ट डीड सुप्रीम है, जो ट्रस्ट डीड कहती है उसके मुताबिक ही बैंक को काम करना है, उसके मुताबिक सबको काम करना है। ट्रस्टी की डेथ के बाद ट्रस्टी द्वारा साइन किया हुआ चेक उसकी डेथ के पहले का पे करना है, बाद का पे नहीं करना। सभी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो ट्रस्टी है, चाहे को चेयरमैन है, चाहे को ऑफिसर है सोसाइटी का, चाहे वो एजेंट है, उसका जो साइन किया हुआ चेक प्रियर टू हिज डेथ आर टू बी पेड। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अगर डेथ के बाद की डेट का चेक आ जाता है तो पे नहीं करना। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, उसके एजेंट उसका जिंदा है, तो चेक पास नहीं करना, चेक पे नहीं करना। ये एक प्रिंसिपल है। एजेंट जब पावर अटॉर्नी होल्डर क्या होता है? पावर अटॉर्नी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पावर देता है एक आदमी को, पावर दी जाती है दूसरे आदमी को काम करने की। पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही पावर अटॉर्नी दे सकता है। माइनर और इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट गिव पावर अटॉर्नी, हाउएवर दे कैन बी मेड एजेंट्स। स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट की अलग होती है, इसके ऊपर विटनेस भी होनी जरूरी है। जो आदमी पावर अटॉर्नी दे रहा है वो किसी भी समय इसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। Check presented after the death of account holder not to be paid, but received after the death of agent can be paid, provided they bear the date before his death। जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया, एजेंट द्वारा चेक साइन किए हुए उसकी डेथ के बाद आ जाता है, लेकिन साइन डेथ की डेट से पहले का चेक डली हुई चेक के ऊपर डेट, तो वो चेक पे होगा। एजेंट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी अथॉरिटी अनलेस ही हैज बीन ऑथराइज्ड टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू अपॉइंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट। आगे नहीं वो कर सकता, अपनी अथॉरिटी आगे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, अपने आप को सब एजेंट नहीं बना सकता अनटिल उसकी जो अपॉइंट किया गया था उसमें लिखा हुआ है। डेथ वाले केस हम नेक्स्ट में करेंगे कि डेथ के बाद क्या क्या हमने कार्रवाइयाँ करनी है। नेक्स्ट हम कल करेंगे, आज एक ही सेशन रखेंगे, नेक्स्ट सेशन कल होगा 7 बजे 7 PM। मेरी वेबसाइट पे आपको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको हर जो पोस्ट नई जब भी पोस्ट होती है तो आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। अदरवाइज जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरी वेबसाइट पे मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, डेली वीडियो का मिलता रहेगा। वैसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
साथियों देख रहे हैं काफी साथी, मेरी ये भी सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, मेरे को आपके प्यार, इनफैक्ट आपने देखा होगा, मैं तो आप, मेरे को तो आप लोगों का सिर्फ प्यार चाहिए, नहीं कोई मेरा इकोनॉमिक्स जब पैसे का कोई मोटिव है। इस सेशन मेरा एक पैशन है टीचिंग, मैं अपनी पैशन पूरी करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरी हौसला अफजाई के लिए जो अपने कमेंट्स दीजिए, अच्छे दीजिए अगर अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी दीजिए। बस इसके साथ ही आज विराम देते हैं, कल 7 बजे मिलेंगे।